नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात होगी उत्तराखंड की। चंपावत जिले के टनकपुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां ट्रेन की चपेट में आने से एक 17 साल के लड़के का पैर कट गया। बताया जा रहा है कि लड़का रेल की पटरी पर बैठा था। जैसे ही ट्रेन का सिग्नल हुआ, लड़के ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर पटरी में फंस गया, जिस वजह से रेल का इंजन युवक के दाहिने पैर से होता हुआ गुजर गया। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, एम्बुलेंस भी पहुंची। युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे हल्द्वानी रेफर किया गया है। देखने पे पता चला कि उसका दाहिना पैर नीचे से बिल्कुल कटकर अलग हो गया है। उसका प्राथमिक उपचार तो कर दिया है, लेकिन पूरा पैर अलग हो गया है। इसका आगे का पूरा जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ संभव नहीं है, उच्च संस्थान में ही संभव है। इसके लिए हमने उसे हल्द्वानी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। अब आगे का इलाज उसका वहीं चलेगा। उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बात की और जानकारी ली। सीएम धामी ने बताया कि पीएम मोदी ने फोन के माध्यम से उत्तरकाशी के सिलक्यारा के पास टनल में फंसे श्रमिकों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों की विस्तार से जानकारी प्रधानमंत्री को दी और बताया कि अलग अलग राज्यों और केंद्रीय एजेंसियां परस्पर समन्वय और तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। सीएम ने कहा कि उन्होंने स्वयं मौके पर जाकर स्थल निरीक्षण किया और बचाव कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं। बचाव कार्य के लिए बड़े व्यास के ह्यूमन पाइप हरिद्वार और देहरादून से भेजे जाने की व्यवस्था कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सुरंग के अंदर फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं और उन्हें जल्द ही बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। चालीस मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम धामी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया, रेस्क्यू के काम को बारीकी से देखा। न्यूज 18 से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विशेषज्ञ एजेंसियां सभी 40 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने का काम कर रही हैं। सिलक्यारा दुर्घटना स्थल पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने यहां पर एक्सपर्ट्स के साथ निरीक्षण भी किया। सर, क्या कुछ रहा जो आपने वहां पर निरीक्षण किया? क्या सभी एक्सपर्ट लगे हुए हैं। देखिए, अंदर चूंकि जहां पर ये मलबा आया है और रास्ता बंद हो गया है, उससे आगे 200 मीटर टनल और बनी हुई है। बड़ा स्पेस उसके अंदर है और उसके अंदर जो 40 श्रमिक भाई हैं उन सभी से संपर्क भी स्थापित हो गया है, कम्युनिकेशन भी हो रहा है। रात में उनके लिए खाने के जो सामान है वो सामान भी भिजवाया गया है। ऑक्सीजन की सप्लाई भी लगातार चल रही है और भी जो एक्सपर्ट लोग हैं उस पर जल्दी से जल्दी रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और केंद्र सरकार भी पूरी तरह से इसके लिए गंभीर है, राज्य सरकार भी गंभीर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसकी चिंता व्यक्त करी है। कल वो जब सीमांत क्षेत्र के अपने दौरे के बाद दिल्ली पहुंचे हैं तो उन्होंने सबसे पहले मुझे फ़ोन पर पूछा है और फ़ोन पर सारी विस्तृत जानकारी ली है और उन्होंने कहा है कि हर संभव जो मदद है केंद्र सरकार की तरफ से वो करी जाएगी। हमको आश्वासन दिया है और उन्होंने स्वयं कहा है कि सबकी जान बचाई जानी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हम सब लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं। हम सभी श्रमिक भाइयों के पारिवारिक जनों को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम हर संभव उनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, आपके अधिकारियों से भी बातचीत हुई होगी। अभी क्या उम्मीद है आगे को लेकर और किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी? अभी वो 2-3 प्लानों पर काम कर रहे हैं। एक तो मलबा हटा रहे हैं और लगभग 20 मीटर तक मलबा हटाया है उन्होंने और लगता है कि अभी इससे कहीं ज़्यादा मलबा हटाने की आवश्यकता है, लेकिन बीच में मलबा ऊपर से भी आ रहा है, जितना हट रहा है ऊपर से भी आ जा रहा है, तो उसके कारण से थोड़ा सा परेशानी है, थोड़ा कठिन है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी वो ह्यूम पाइप यहाँ पर चूँकि मंगाए जा रहे हैं, उन ह्यूम पाइपों के जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करके रास्ता बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही रास्ता बनेगा, बाकी अभी जो भी अंदर लोग हैं वो सब सुरक्षित हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा अभी ऐसी चिंता की बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सब लोग पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौके का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने उन तमाम लोगों को आश्वस्त किया है जो टनल में फंसे हैं, उनके परिजन जो परेशान हैं, कि सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, पूरी शक्ति के साथ, पूरे फोर्स के साथ राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि जो 40 लोग फंसे हैं उनको सकुशल वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18, सिलक्यारा, उत्तरकाशी।
उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल के अंदर फंसे 40 मजदूरों को निकालने की कोशिश चल रही है। कल टनल के अंदर भूस्खलन में 40 मजदूर फंस गए थे। अधिकारियों ने वॉकी टॉकी के जरिए टनल में फंसे इन मजदूरों से बातचीत भी की है। बताया जा रहा है कि सभी सुरक्षित हैं। वहीं मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद है। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए मलबा हटाने का काम चल रहा है। ऑक्सीजन के पाइप को टनल के अंदर सप्लाई के लिए भेजा गया है। ऑक्सीजन पाइप के जरिए ही सप्लाई हो रही है। टनल में पानी की भी आपूर्ति की जा रही है। था इसमें चूंकि जैसा मैंने देखा है ये कच्ची मिट्टी का पहाड़ है अभी, और इसलिए शायद ये लैंड अभी जो मिट्टी का धंसा हुआ है उसकी वजह से ये घटना हुई है। और शासन प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ, इनकी मशीन्स काम कर रही हैं। और अभी जो प्रगति हुई है 20 मीटर के लगभग प्रगति हुई है। टोटल शायद 50-60 मीटर की डिस्टेंस को बताया जा रहा है। और चूंकि 24 घंटे काम हो रहा है तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो है हम उनके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। और एक जो राहत की बात यह है कि उनसे संपर्क भी हो चुका है। जो अंदर लोग फंसे हैं उनको भोजन भी पहुंचाया जा रहा है और ऑक्सीजन भी पहुंचाया जा रहा है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे में रेस्क्यू टीमों को दूसरे दिन भी कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है। इस बीच टनल में करीब 21 मीटर तक मलबा हटा दिया गया, लेकिन मलबा लगातार गिरने से दिक्कतें पैदा हो रही हैं। प्रशासन अब 2 प्लान पर काम कर रहा है। पहला ये कि मलबे को धीरे धीरे हटाया जाए, दूसरा शॉर्ट क्रीटिंग की जा रही है। शॉर्ट क्रीटिंग यानी कि सीमेंट मिक्स मटेरियल की परत, इससे टनल के अंदर हो रहा लूज फॉल रुकने की संभावना है। दूसरा वैकल्पिक प्लान ये है कि ह्यूमन पाइप डालकर उसके जरिए फंसे मजदूरों को निकाला जाए। इसके लिए मलबे में विशेष मशीन के जरिए बोरिंग की जाएगी। बोरिंग करने वाले अर्थ आगर मशीन देहरादून से लाई जा रही है। भारी भरकम ये मशीन समय पर पहुंच सके, इसके लिए रास्ते की सभी चेक पोस्ट को अलर्ट कर दिया गया है। अभी तक हमारा एक जो मशीनें हमारे अवेलेबल है यहाँ पे, उससे जो मलबा वो निकाल रहे हैं। देहरादून से एक ऑगर मशीन आ रही है जिससे कि बोर किया जाएगा। जो मलबा बचा रह जाएगा उसको बोर किया जाएगा और उसमें फिर 800 mm का पाइप डाला जाएगा। उस पाइप से लोगों को निकाला जाएगा उस तरफ से। ये भी तरीका हम अपना रहे हैं। जैसे आपने पूछा कि हमारा कितना एक्सकेवेशन हो गया है, क्योंकि हमारा कोलैप्स साथ साथ हो रहा है तो इसमें शायद डिले हो सकता है। तो हम लोग का जो करीब 21 मीटर जो हम अंदर जा चुके हैं, तो 19 मीटर बचा है। हो सकता है कि हमारे पाइप ले करने से पहले ही हम लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है और इसी बीच बड़ी तकनीकी गड़बड़ी सामने आई। NHIDCL की लापरवाही साफ साफ दिख रही है। यहां बिना सेफ्टी डक्ट के ही टनल बनाई जा रही थी। टनल में लाइटिंग का काम भी नहीं हुआ था। कच्ची टनल खोदकर ही मजदूरों को आगे बढ़ाया जा रहा था। पहाड़ों पर 2 दिन पहले हुई बर्फबारी के बाद मौसम सुहाना हो चुका है। नीलकंठ पर्वत, नर नारायण पर्वत की चोटियां बर्फ से ढक गई हैं, जो काफी मनमोहक नजर आ रही हैं। बद्रीनाथ धाम में भी सुबह से तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। हर दिन 3000 तीर्थयात्री अब भी बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। अभी तक धाम की बात करें 17,93,000 यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। दिवाली के बाद दिल्ली समेत महानगरों में प्रदूषण का लेवल सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है, तो पहाड़ का मौसम लोगों के लिए सेहत वाला मौसम बना हुआ है। दिल्ली के प्रदूषण से बचने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, तो जिस ऑफ सीजन में भी टूरिज्म बढ़ गया है। देश की राजधानी दिल्ली में भले ही इन दिनों स्मॉग का कहर है, लेकिन पहाड़ का मौसम सैलानियों को राहत दे रहा है। सर्द मौसम के बीच पहाड़ों में खुशगवार मौसम के बीच सैलानी पहुंच रहे हैं, तो दिल्ली के जहर भरे पर्यावरण से मुक्ति पा रहे हैं। नैनीताल में साफ मौसम, दिलकश नजारों और पल पल बदल रहे मौसम का सैलानी जमकर मजा ले रहे हैं, तो साथ ही स्वास्थ्य लाभ भी उन्हें मिल रहा है। वहाँ पे तो सांस की बहुत बुरा हाल है। जैसे 50+ एज के जो भी बंदे हैं बहुत बुरी तकलीफ में है। वो ना सांस लिया जा रहा, ना खांसी जुकाम, बहुत बुरा हाल है। हम यहाँ पे थोड़ा एंजॉय ज़्यादा कर रहे हैं।
एयर पोल्यूशन के कारण से वहाँ से यहाँ अच्छा लग रहा है। ज़्यादा शहरों में गाड़ियों के कारण भी बहुत ज़्यादा आसपास बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, सांस लेना भी मुश्किल हो गया वहाँ पे तो। और यहाँ पे हर जगह हरियाली दिख रही है हमें, हर जगह पहाड़ है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा है वहाँ से आके। इस बार बंगाली और गुजराती पर्यटन सीजन में कारोबार धीमा रहा तो अब पर्यटक पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा के जहर से बचने के लिए हिल स्टेशंस पर बुकिंग ज्यादा हो रही है, जिससे बेहतर कारोबार की भी उम्मीद है। पिछले कई सालों से ट्रेंड बन रहा है कि दिवाली के बाद पहाड़ में आने का। इस बार कुछ ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा पोल्यूशन है, तो इस बार यहाँ तो मौसम बहुत अच्छा मौसम है। इस बार लोगों की आने की अच्छी उम्मीद है, बुकिंग बहुत आ रही है इस बार। पहले पराली जलाने से कई दिनों तक दिल्ली एनसीआर स्मॉग के आगोश में रहा। बारिश से थोड़ी राहत मिली, लेकिन दिवाली पर फोड़े गए पटाखों से एक बार फिर जहरीला धुआं दिल्ली की फिजाओं में घुल गया। ऐसे में स्वच्छ आबो हवा की चाह में पर्यटकों ने हिल स्टेशन का रुख करना शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। इधर पौड़ी में लैंसडाउन के जय हरिखाल इंटर कॉलेज को हाईटेक बोर्डिंग स्कूल के रूप में डेवलप करने का सपना आज भी पूरा नहीं हो पाया है और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि इंटर कॉलेज स्कूल की इमारत सिर्फ शोपीस बनकर रह गई है। सौ साल से भी ज्यादा पुरानी और ऐतिहासिक यादें समेटे जय हरिखाल का राजकीय इंटर कॉलेज अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। इसी बिल्डिंग में कभी सूबे के दो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपनी ग्रेजुएशन की शिक्षा ग्रहण की थी। समय के साथ इस बिल्डिंग में स्कूल का संचालन शुरू कर दिया गया, जिसके बाद इसकी पहचान राजकीय इंटर कॉलेज जय हरिखाल के रूप में हुई है। मुख्यमंत्री रहते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बिल्डिंग में आवासीय विद्यालय शुरू करने का ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार किया। स्कूल को खाली कर बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया और निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया, लेकिन आज सालों बाद भी आवासीय विद्यालय का प्रोजेक्ट अधूरा है, जिसे लेकर अब स्थानीय लोगों से लेकर विपक्ष भी हमलावर है। पढ़ के ना जाने कितने आईएएस अफसर निकले और आज इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि ये राजकीय इंटर कॉलेज जय हरिखाल आज अपने अस्तित्व के लिए रो रहा है। मैं सोचती हूँ कि जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देखती हूँ, जब 2019 में इन लोगों ने इसका शिलान्यास किया और कहा कि यहाँ पे नवीनीकरण किया जाएगा, इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। वही मामले में खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मानते हैं कि काम होना था लेकिन नहीं हुआ। इसके साथ ही त्रिवेंद्र ने लोगों से स्कूल के लिए आवाज उठाने की बात कही है। परिवर्तन जब होता है तो हर किसी की अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। मैं तमाम जो हमारे पुरातन छात्र हैं, जो जय हरिखाल लैंसडाउन के रहने वाले हैं, तमाम लोग उनसे कहना चाहूँगा कि उसके लिए थोड़ा आवाज़ उठाएं। तो आवाज़ उठेगी लोकतंत्र में तो फिर सरकार का ध्यान उधर जाएगा। करोड़ों रुपए की लागत से स्कूल की नई बिल्डिंग तो तैयार कर दी गई, लेकिन कई काम आज भी अधूरे हैं। ऐसे में इलाके के बच्चों के भविष्य को संवारने के मकसद से बड़ा काम माना जा रहा है। ये प्रोजेक्ट आखिर क्यों ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं। न्यूज़ 18 के लिए कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज की रिपोर्ट। नाले नैनीताल की लाइफलाइन है। अंग्रेजों ने इनको नैनीताल शहर बचाने के लिए तैयार किया था, लेकिन वक्त के साथ इन नालों पर भी अतिक्रमण हो गया। पिछले दिनों नैनीताल शहर में अतिक्रमण पर बुलडोजर तो चला, लेकिन इन नालों को खाली नहीं कराया जा सका। नैनीताल शहर के इन नालों पर तेजी से अतिक्रमण हुआ है। शहर के आयार पाटा से लेकर शेर का डांडा तक नाले अतिक्रमण की चपेट में हैं। तो चार्टन लॉज स्टॉप हाउस और स्नो व्यू तक नालों में निर्माण कर दिया गया है। अंग्रेजों के दौर में बने इन नालों पर अतिक्रमण से शहर पर खतरा बढ़ने लगा है। हालांकि पर्यावरण प्रेमी मानते हैं कि इन नालों की वजह से ही शहर आज तक टिका हुआ है।
1990 के बाद इन नालियों में अतिक्रमण होने लगा और जो लोग नालियों के करीब रहते थे, समीप रहते थे, उन लोगों ने नालियों के ऊपर निर्माण भी शुरू कर दिया। जो आपके शेर का डांडा क्षेत्र है, उसमें जो अपर शेर का डांडा है, अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको जो वो नालियाँ हैं नीचे तो दिखाई देंगी, लेकिन उनका जो उद्गम स्थल है, वो उद्गम स्थल में नालियाँ कहाँ पर हैं, कहाँ जा रही हैं, ये आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर इतना भारी निर्माण हो चुका है। गौरतलब है कि नैनीताल शहर में 1867 में पहले भूकंप आया और 1880 में तो बारिश और भूकंप से 151 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद अंग्रेजों की हिल साइड सेफ्टी कमेटी ने नैनीताल शहर को बचाने के लिए 79 किलोमीटर के 64 नालों का निर्माण करवाया। नैनीताल के लिए तैयार इन लाइफ लाइन पर 1990 के बाद अवैध निर्माण जमकर हुआ तो कई नालों की दिशा भी बदल गई, जिसका असर गर्मी में नैनी झील पर भी पड़ रहा है। हमने पीडब्ल्यूडी और सिंचाई को एक संयुक्त सर्वे करने के भी निर्देश दिए हैं। जो नाले हैं नैनीताल नगर के, उनमें विभाग दोनों संयुक्त सर्वे करेंगे और जहां टूट फूट इत्यादि हुई है या इंक्रोचमेंट इत्यादि हुआ है, उसका एक प्रपोजल सबमिट करेंगे, उसको हम लोग सुधारीकरण के लिए टेकअप करेंगे। बहरहाल नैनीताल के इन नालों पर अतिक्रमण से सरोवर नगरी में खतरे की घंटी भी बज गई है। नींव हिलने से शहर पर चौतरफा संकट दिखाई दे रहा है, तो कभी भी 1880 जैसे हालात बन सकते हैं। अगर इन नालों को खाली नहीं करवाया गया तो भविष्य खतरे में है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। इधर रुद्रप्रयाग में इन दिनों कई जगहों पर रामलीला का मंचन हो रहा है। नरकोटा गांव में भी रामलीला हो रही है। पहाड़ों में नवरात्रों में रामलीला का मंचन नहीं होता है, क्योंकि नवरात्रों के दौरान पहाड़ों पर खेती का काम चल रहा होता है और इसलिए इस वक्त पहाड़ में कई जगह रामलीला होती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट मंगलवार को बंद होंगे, जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के पर्व पर बुधवार को बंद किए जाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट 14 नवंबर को अन्नकूट पर्व पर सुबह 11:45 पर बंद होंगे, जिसके बाद 12 बजे दोपहर में मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास मुखबा के लिए रवाना हो जाएगी, जिसकी तैयारी गंगोत्री धाम में जोरों पर चल रही है। मंगलवार सुबह से ही गंगोत्री में पूजा अर्चना का दौर शुरू हो जाएगा। मां गंगा के स्वागत के लिए मुखबा में तैयारी जोरों पर है। सेना बैंड की धुन के साथ ही उत्सव डोली मुखबा के लिए रवाना होगी। दिनांक 14 नवंबर को मां भगवती गंगे की डोली यहां से प्रस्थान करेगी मुखीमठ धाम के लिए। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं।